नमस्कार। चलिए आज दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे दौर में चलते हैं जो कह सकते हैं बड़े बड़े आइडियाज और उतनी ही बड़ी नाकामियों से भरा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुगलक वंश की। एक ऐसा समय जिसने सल्तनत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। सोचिए जरा, क्या होता है जब कोई ब्रिलियंट प्लान, कोई शानदार योजना बस अपने वक्त से बहुत आगे हो। तुगलक वंश की पूरी कहानी, उनके उठने और गिरने की दास्तां असल में इसी एक सवाल का जवाब ढूंढने जैसी है। और यही सवाल हमें उनके हर फैसले को, चाहे वो कितना भी साहसिक हो या विनाशकारी, समझने में मदद करेगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। बात उस दौर की है जब खिलजी वंश के बाद दिल्ली में थोड़ी उथल-पुथल मची हुई थी और एक नए शासक ने आकर एक नई व्यवस्था की नींव रखी। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र इस टाइमलाइन पर डाल लेते हैं। ये हमारे सफ़र का एक रोड मैप जैसा है। शुरुआत होती है गयासुद्दीन तुगलक से, फिर आते हैं कहानी के सबसे चर्चित किरदार मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे ये वंश अपने पतन तक पहुंचा। तो सबसे पहले आते हैं गयासुद्दीन तुगलक। इन्हें द स्टेबलाइजर कहना गलत नहीं होगा। देखिए, इन्होंने खिलजी वंश का अंत करके सिर्फ तख्त ही नहीं हासिल किया, बल्कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, पूरे प्रशासन में एक अनुशासन वापस लाए। आम लोगों को टैक्स में राहत दी, जो उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। और तो और बंगाल को वापस सल्तनत में मिलाकर साम्राज्य को और मजबूत किया। और हाँ, उनका बनवाया हुआ तुगलकाबाद का किला आज भी उनकी दूरदर्शिता और ताकत की कहानी कहता है। गयासुद्दीन ने तो एक मजबूत नींव रख दी थी, लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है उनके बेटे की, और यहीं से किस्सा सबसे दिलचस्प हो जाता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का दौर, एक ऐसा दौर जो बड़े बड़े साहसिक प्रयोगों के लिए जाना गया। तो ये थे मोहम्मद बिन तुगलक, अपने जमाने के सबसे पढ़े लिखे, सबसे समझदार और सबसे एम्बिशियस शासकों में से एक। मतलब कमाल का दिमाग। लेकिन यहीं पर कहानी में ट्विस्ट है। उनके शासन को याद किया जाता है उनके ग्रैंड फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के लिए। मतलब एक तरफ जबरदस्त इंटेलिजेंस और दूसरी तरफ विनाशकारी नतीजे। यही विरोधाभास उन्हें इतिहास का इतना फैसिनेटिंग कैरेक्टर बनाता है। उनके पूरे शासनकाल को हम 4 बड़े प्रशासनिक प्रयोगों में समेट सकते हैं। और ये सिर्फ कोई छोटी मोटी नीतियां नहीं थी, ये बहुत बड़े दांव थे। ऐसे दांव जो सल्तनत की किस्मत या तो बना सकते थे या फिर पूरी तरह बिगाड़ सकते थे। तो पहला बड़ा एक्सपेरिमेंट, राजधानी बदलना। प्लान था कि कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद यानी आज के महाराष्ट्र में शिफ्ट किया जाए। अब कागज पर देखें तो ये एक ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिक मूव था। सोचिए, एक ऐसी राजधानी जो विशाल साम्राज्य के दक्षिणी हिस्सों पर बेहतर कंट्रोल रख सके। एकदम सही सोच। लेकिन प्लान जितना शानदार था, उसका एग्जीक्यूशन उतना ही भयानक। हुआ ये कि पूरी की पूरी दिल्ली की आबादी को जबरदस्ती दौलताबाद जाने का हुक्म दे दिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस लंबे मुश्किल सफर में क्या हुआ होगा। हजारों लोगों की जानें गईं। ये इतनी बड़ी तबाही थी कि आखिर में सुल्तान को अपनी गलती माननी पड़ी और ये पूरा प्लान ही छोड़ना पड़ा। अच्छा, एक नाकामी से सुल्तान रुके नहीं। अब आया दूसरा बड़ा एक्सपेरिमेंट, टोकन करेंसी। मतलब एक ऐसा आइडिया जो आज के हमारे नोटों जैसा ही है। उन्होंने तांबे और पीतल के सिक्के चलाए और कहा कि इनकी कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर होगी। आइडिया फिर से रेवोल्यूशनरी था, लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। उस जमाने में सिक्कों पर कोई ऐसी खास सरकारी मोहर या डिजाइन नहीं होती थी जिसे कोई कॉपी ना कर सके। तो फिर नतीजा क्या हुआ? अराजकता। हर घर एक तरह से सिक्के बनाने की टकसाल बन गया। लोगों ने धड़ल्ले से नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते पूरी अर्थव्यवस्था बैठ गई। हालात इतने बिगड़े कि सुल्तान को ये योजना भी वापस लेनी पड़ी और सल्तनत के खजाने को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा। और गलतियों का ये सिलसिला यही नहीं थमा। तीसरा बड़ा फैसला था दुआब इलाके में टैक्स बढ़ाना, और वो भी कब? जब वहां अकाल पड़ा हुआ था। जाहिर है, किसानों ने बगावत कर दी। और चौथा, खुरासान और चीन पर चढ़ाई करने के बड़े बड़े मिलिट्री प्लान्स, जिनके लिए पैसा पानी की तरह बहाया गया, लेकिन वो अभियान जमीन पर कभी उतर ही नहीं पाए। तो कुल मिलाकर प्लान्स तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जमीन पर बुरी तरह फेल हुए। और यहीं पर इतिहासकार सतीश चंद्र की बात बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं आधुनिक थीं, पर समय से आगे थीं। मतलब सोच तो मॉडर्न थी, लेकिन उस वक्त के हालात और टेक्नोलॉजी उस सोच को हकीकत में बदलने के लिए तैयार नहीं थे।
मोहम्मद बिन तुगलक के इस उथल-पुथल भरे दौर के बाद तख्त पर बैठा उनका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, और उसका शासनकाल कह सकते हैं कि मोहम्मद के दौर का एक सीधा रिएक्शन था। अब फोकस बदला वेलफेयर और कंजर्वेटिज्म की तरफ। इन दोनों सुल्तानों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ मोहम्मद बिन तुगलक, जो एक रेडिकल एक्सपेरिमेंटर था, जिसके प्लान्स तो बड़े थे पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत खराब, और दूसरी तरफ फिरोज शाह तुगलक, जिसका जोर वेलफेयर यानी कल्याणकारी नीतियों पर था, लेकिन जिसकी मिलिट्री पॉलिसी काफी कमजोर मानी जाती है। तो फिरोज शाह ने क्या किया? उसने जनता को खुश करने पर पूरा ध्यान दिया। खेतीबाड़ी के लिए नहरों का जाल बिछवाया, जो उस वक्त एक बहुत बड़ा काम था। कई अस्पताल और मदरसे खुलवाए, कुछ टैक्स कम किए और फिरोजाबाद जैसे कई नए शहर बसाए। उसका मकसद साफ था, सल्तनत में अमन चैन वापस लाना। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू होता है ना? शांति बनाए रखने की कोशिश में उसने कुछ ऐसे फैसले लिए जो आगे चलकर सल्तनत के लिए नुकसानदेह साबित हुए, जैसे सेना को कमजोर करना, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स को खानदानी बना देना, मतलब काबिलियत की जगह वंश को तरजीह देना, और रूढ़िवादी उलमाओं यानी धर्मगुरुओं का दखल भी काफी बढ़ा दिया। इन्हीं फैसलों ने धीरे धीरे सल्तनत की नींव को खोखला करना शुरू कर दिया। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, तुगलकों का पतन। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे मोहम्मद की बेतहाशा महत्वाकांक्षा और फिरोज की कमजोर नीतियों दोनों ने मिलकर इस महान वंश के अंत की स्क्रिप्ट लिखी। तो आखिर इनके पतन की वजहें क्या थीं? देखिए, मोहम्मद की नीतियों ने तो खजाना खाली कर ही दिया था और सल्तनत में अस्थिरता पैदा कर दी थी। फिर फिरोज की नीतियों ने सेना और एडमिनिस्ट्रेशन को कमजोर कर दिया, जिसका फायदा उठाकर सूबेदार और गवर्नर आजाद होने लगे। और फिर 1398 में हुआ तैमूर का हमला। ये एक ऐसा विनाशकारी आक्रमण था जिसने, कह सकते हैं, ताबूत में आखिरी कील का काम किया। तैमूर के हमले ने दिल्ली को तहस-नहस कर दिया। इसके बाद तुगलक सल्तनत बस नाम की रह गई थी, जो सिमटकर एक छोटे से इलाके तक रह गए। और आखिरकार 1414 आते आते तुगलक वंश का पूरी तरह से अंत हो गया और उनकी जगह ली सैयद वंश ने। और आखिर में हम वापस सतीश चंद्र की उसी बात पर आते हैं जो तुगलक वंश की पूरी विरासत को एक लाइन में बयां कर देती है। तुगलक काल ने सल्तनत को विस्तार भी दिया और कमजोर भी किया। सोचिए इस बारे में, ये एक ऐसा दौर था जब सल्तनत अपने सबसे बड़े आकार तक पहुंची, लेकिन साथ ही इसी दौर में वो कमजोरियां भी पैदा हुईं जिन्होंने आखिर में उसे खत्म कर दिया। ये कहानी हमें शायद यही सिखाती है कि एक बड़े विजन और उसे जमीन पर उतारने की काबिलियत के बीच बैलेंस बनाना कितना जरूरी है।